नमस्कार श्रोताओं। आज है 5 जून और 5 जून एक ख़ास दिन होता है प्रकृति से हमारा प्रेम व्यक्त करने के लिए, प्रकृति का आभार व्यक्त करने के लिए और एक पूरी सकारात्मक ऊर्जा के साथ प्रकृति की सेवा करने के लिए, वृक्षारोपण और तमाम तरह की जागरूकता फैलाने के लिए। तो समस्त श्रोताओं को सर्वप्रथम पर्यावरण दिवस की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। और आज के इस खास अवसर पर हमारे साथ हमारी टेलीफोन लाइन पर जुड़े हुए हैं खास मेहमान अविनाश करेरा जी। आप क्षेत्रीय अधिकारी हैं मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड छिंदवाड़ा में और लगातार प्रदूषण को कम करने के लिए और पर्यावरण की सेवा में आप लगे हुए हैं, लोगों को जागरूक करने में आप लगे हुए हैं। तो करेजा जी, आपका हमारी टेलीफोन लाइन पर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो पर्यावरण दिवस है, आज इस अवसर पर क्या कहना चाहेंगे आप? वर्ष जो पर्यावरण दिवस के अवसर पर जी जी जो वार्षिक थीम होती है, जी जी तो वो थीम है इकोसिस्टम रिस्टोरेशन, जी जी मतलब पारिस्थितिकी तंत्र की पुनर्स्थापना। मतलब पुनर्स्थापना। अगर टाइटल से ही जो हम आप समझ सकते हैं जी जी कि पुनर्स्थापना किस चीज की जाती है, जी जो विस्थापित हो गई हो या जिसमें कोई डैमेजेस हो गए। जी इसका मतलब हम लोग ये मान चुके हैं कि इकोसिस्टम डैमेज तो हो गया है और अब उसका रिस्टोरेशन की आवश्यकता है। जी रिस्टोरेशन कोई एक व्यक्ति या एक विभाग या कोई एक समूह की बस का नहीं है, और इसमें जो है हम सभी का योगदान नितांत आवश्यक जी, है। सभी का योगदान नितांत प्रत्येक आवश्यक है। और इससे पहले हम आपसे विस्तार से बात करें, आपको जानना चाहेंगे कि जो पर्यावरण में जो डिस्टरबेंस आया है या जो अव्यवस्था उत्पन्न हुई है, जिसको रिस्टोर करने का संदेश इस वर्ष रखा गया है, तो हम जानना चाहेंगे कौन कौन से ऐसे क्षेत्र है या कौन कौन से ऐसे कारक है जिसके कारण पर्यावरण की ये स्थिति हुई है? मुद्दा अगर हम देखें, जी अगर सारे कारकों के जो रूट कॉज है, जो जी जड़ की बात करें हम, जी तो हमारी आवश्यकताएं हैं। पृथ्वी पे बढ़ते हुए जो पॉपुलेशन लोड है, उसकी वजह से हमारी आवश्यकताएं भी बढ़ी जी हैं। लेकिन कहीं कहीं किसी केस में हम देखते हैं कि हमने बेवजह अपनी आवश्यकताओं को बढ़ा रखा है। जी और इसी क्रम में जैसे हम अपनी जो लाइफ स्टाइल है, जो हमारी अपनी जी दिनचर्या है हम्म। सबकी, वो इस तरह से बदलते बदलते आज इस मुकाम पे आ गई है। वहाँ पर हम कुछ चीजें, कुछ वस्तुओं का उपयोग बेवजह करना शुरू कर दिया हमने, और अब हम उसके आदी हो गए हैं। जी जी और इसी प्रकार जो हमारा जो कृषि तंत्र है, जो कृषि जी जी प्रैक्टिसेस हैं, जो हम्म। उसमें भी हमने काफी जो है बिगाड़ करा है, कहना चाहिए कि जी इसमें काफी डैमेजेस करे। जी, रासायनिक हालांकि खाद हुआ, कृषि, पराली जलाना हुआ, काफ़ी चीज़ें इसमें हैं। जी हाँ, पराली जलाना तो एक है ही, और भी छोटी छोटी चीजें हैं जो हमने अपने उत्पादनों को बढ़ाने के लिए जो हम्म। है उसका उपयोग किया है। लेकिन वो त्वरित रूप से तो ठीक है, जी और जी लेकिन उसके दूरगामी परिणाम जो है वो बड़े घातक सिद्ध हुए हैं। जी जी, तो लाइफ स्टाइल की जैसे तो आपने बात कही, तो हम देखते हैं कि हम चाहे अनचाहे में कचरा फेंकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कचरा फेंकते हैं, और भी हम एसी कूलर फ्रिज चला के हम फ्रियान गैस को वातावरण में छोड़ते हैं, और भी तमाम तरह के जी जैसे हाँ, हम ऑटोमोबाइल वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, वाहनों का बहुत ज़्यादा उपयोग करते हैं, हॉर्न भी बजाते हैं। तो इससे किस प्रकार का देखिए डिस्टरबेंस होता है देखिए और क्या मैं कहना आपको चाहेंगे? बताऊं कि जी जैसे ईंधन का उपयोग जो है हम जी बेवजह उपयोग करते हैं, जो ईंधन का, जी तो उसमें हमें दो चीजें समझना चाहिए कि एक तो ईंधन जो भी है, चाहे वो कोयला हो, पेट्रोल हो, जी पेट्रोलियम पदार्थ हो, जी कोई भी ईंधन जो है वो वो सीमित संसाधन है। जी जी एक चीज, ये चीज हमें सबको मालूम है, जिसकी और बहुत पहले से इस बात को हम लोग लोगों को बताते आ रहे हैं कि भाई ये हमारा लिमिटेड रिसोर्स, सीमित जी संसाधन है, जी जी और इसका उपयोग हमें जो है जी वाइजली करना चाहिए। जी अच्छा, दूसरा चीज, ईंधन जलने के जो कुप्रभाव हैं, उसके बारे में मैं समझता हूँ सबको मालूम होना चाहिए, जी और होगा ही। लेकिन फिर भी एक बार याद दिलाने के लिए मैं इस बात जी पे चर्चा करना चाहूंगा कि कोई भी ईंधन जो है वो जलने के बाद मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर, जी ये पर्यावरण में छोड़, तो जब ये पर्यावरण में आते हैं तो ये दोनों ही जो है, जी मैं आपको बताऊं कि दोनों ही ग्रीन हाउस, पोटेंशियल ग्रीन हाउस जैसे जी होंगे, जो ग्लोबल वार्मिंग के में सहायक हैं, और इनका काफी बड़ा शेयर है ग्लोबल वार्मिंग, जी जी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर। जलवायु जी भी तो इसलिए जो है ईंधन
ईंधन जलाते समय हमें सबसे पहले ये सुनिश्चित करना चाहिए कि वास्तव में हमें इसकी आवश्यकता है कि नहीं है। मैं आजकल देखता हूँ कि जो वाहन है वो अधिकतर वाहन अब एसी युक्त आते हैं, जो 4 व्हीलर हैं, जी और एसी युक्त होने की वजह से मैं आप लोग सबका ध्यान दिलाना चाहूंगा और ऑटोमोबाइल सेक्टर है जो, जी उसको भी, कि अधिकतर वाहन जो एसी आ रहे हैं अब उनमें इस तरह के पैनल्स का यूज किया जाता है कि उनमें प्राकृतिक हवा लेना ही भूल गया है। वही प्राकृतिक वही हवा हवा बार लेना बार ही सर्कुलेट भूल होती रहती है। गया। तो क्या है कि हम अधिकतर, चाहे वो कोई सा भी मौसम हो, गर्मी हो हम्म या सर्दी हो, आवश्यकता हो ना हो, हम एसी ऑन करके ही गाड़ी चलाने के आदी होते हैं। जी जी और जब एसी चलता है तो ईंधन तो ज्यादा जलता ही है, ये तो सर्वविदित है। जी जी उसमें जी पेट्रोल हो या डीजल हो, जो भी हो, हम्म वो ज्यादा मात्रा में चलेगा जब हम एसी को चालू करके चले। हम्म और जो आमतौर से 27 से 30 डिग्री तक अगर परिवेश की तापमान है तो जी हमें एसी की आवश्यकता पड़नी नहीं चाहिए। लेकिन मैं देखता हूँ कि गाड़ी में बैठते ही हर आदमी की डिमांड रहती है कि भैया एसी ऑन करिए। तो ये हमारी जीवन शैली का एक ऐसा अंग हो गया है जिसको हम अब सुधारना चाहिए। और इसी प्रकार आपने जैसे बोला था कि घरों में जो विद्युत चलित उपकरणों की तो गिनती नहीं रह गई है। जी जी मतलब मैंने कई घरों में चम्मच से जो अपन घोलते हैं किसी चीज को, उसको घोलने के लिए भी जो है विद्युत उपकरण जी जी मिलता है बाजार में, घरों में रहता भी, उपयोग में भी लाते। जी और ये सारे उपकरण जब घर में साल 2 साल 5 साल में इनका अपग्रेडेड वर्जन आ जाता है तो हम उसको फेंक देते हैं जी जी और नए नए आ जाते हैं। तो ये जब हम कचरे में फेंकते हैं तो ये जो ई वेस्ट जो है ये भी कचरे में जाके कहीं ना कहीं पर्यावरण में ही एंट्री करता है और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है। जी जी इसी प्रकार आपने देखा होगा घरों में आजकल कई तरह के क्लीनर आ गए हैं, टाइल्स क्लीनर, बाथरूम क्लीनर, जी 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 किचन क्लीनर। तो ये सारे क्लीनर सब रसायन युक्त, और जी इनमें या तो एसिडिक रसायन होता है या अल्कलाइन रसायन होता है। और जी जब हम हमारे घर से जो पानी निकलता है घरेलू दूषित जल, जो आज से 10 या 15 वर्ष पहले निकलता था, उससे कई ज्यादा जहरीला पानी आज हम अपने घर से निकालते हैं। जी जी निश्चित रूप से घर हमारे चमकने लगे हैं, पर जी जी पर्यावरण में जो है हमारा जो है धीरे धीरे जमीने। तो घर चमकाना जरूरी है कि पर्यावरण चमकाना जरूरी है, आज भी हमें तय करना पड़ेगा। इस जी तरह के जो क्लीनर बाजार में बहुतायत उपलब्ध भी है और हम उपयोग भी इससे अधिक कर रहे हैं उनका। तो घरेलू दूषित जल जो है अब वो धीरे धीरे हमारी, मतलब प्रकृति उसको अपने आप ट्रीट कर देती थी पहले, अब पता नहीं वो ट्रीट कर पाएंगे कि नहीं कर जी, एक सीमा से जब चीज़ प्रकृति। ऊपर चली जाती है तो एक उसको ठीक कर पाना भी मुश्किल होता है। और अभी आपने जी हाँ। चर्चा की थी कि औद्योगिक गतिविधियों से भी काफ़ी मात्रा में बड़े स्तर पर प्रदूषण होता है, तो किस तरह से होता है, जी हाँ। कौन-कौन और किस तरह से इसको हम कम कर सकते हैं? जी हाँ। अब उद्योग में जैसे मुख्य रूप से जो अत्यंत प्रदूषणकारी उद्योग है जिसको हम लोग पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड वाले या पर्यावरण विभाग ने जी, जो जी। वर्गीकृत किया है उसमें 17 टाइप इंडस्ट्रीज को जी, जी। रखा है। अत्यधिक प्रदूषणकारी उद्योग, जी, जी। उनमें पावर प्लांट्स हैं जैसे, जी। तो वायु प्रदूषण की दृष्टि से बहुत प्रदूषणकारी माने जाते हैं। जी। इसी तरह टेक्सटाइल यूनिट्स हैं, जो डाइंग यूनिट्स हैं, टेक्सटाइल जी। डिस्टलरीज हैं, शुगर इंडस्ट्रीज। तो हुँ। ये सारे इनको वर्गीकृत करके 17 टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज में जी। रखा गया है। तो जी। ये लेकिन मैं यहाँ पे एक बात और बताना चाहूँगा कि इनसे निकलने वाला जो लिक्विड वेस्ट है, जो वेस्ट वाटर कहलाता है, जी। एफ्लुएंट कहलाता है वो, जी, जी। जो शुगर इंडस्ट्री है जैसे या डिस्टिलरी है या टेक्सटाइल है, जी। तो इनको ट्रीटमेंट करने के लिए मैं अब उन्नत प्रकार के ट्रीटमेंट प्लांट लगाए जाते हैं दिल्ली में। जी। और दूसरा एक बिंदु और मैं यहाँ बताना चाहूँगा, ये सारे उद्योग जो वाटर की दृष्टि से, जल की हुँ। दृष्टि से घातक हैं, जल प्रदूषण की दृष्टि से, तो जी। इनमें अब जो है, क्योंकि इनको पानी की खपत भी बहुत ज्यादा है, हुँ। और पानी की खपत होने के कारण
इनका जो दूषित जल है उसका वॉल्यूम भी। अब क्योंकि इनको पानी की आवश्यकता रहती है, तो अब इन सभी समस्त लोगों की ये आवश्यक भी है और इनकी मजबूरी भी है कि रिसाइकलिंग सिस्टम लगाए। तो अधिकतर अभी हिंदुस्तान में जो इस तरह के यूनिट चल रहे हैं, ये सारे के सारे अपने दूषित जल को फिल्टर करके रिसाइकिल करते हैं। जी जी। तो अब जो हम जैसे पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड इनको अनुमति सम्मति देता है, तो जीरो लिक्विड डिस्चार्ज की शर्त रहती है सर कि ये एक बूंद पानी भी अपने प्रीमाइसेस से बाहर नहीं छोड़े। जी। तो जो भी पानी वो इनकी आवश्यकता भी है, इसलिए इस पर खर्चा भी काफी करते हैं कि पानी को पूरी तरह से एक एक बूंद पानी को हम प्रोसेस में वापस ले लें और ताकि हमारा जो खपत है उससे कटौती हो सके, क्योंकि इनको काफी महंगा पानी क्रय करना पड़ता है अपने उपयोग के लिए। तो इस तरह उद्योग में जो है काफी कुछ टेक्नोलॉजिकली डेवलपमेंट भी हो गया है। इसी प्रकार जो वायु प्रदूषण वाले हैं, जैसे सीमेंट उद्योग है या पावर प्लांट है, तो सीमेंट उद्योग में भी उनको ये चीज समझ में आ गई है कि जो भी वायु में जाता है या तो उनका कच्चा माल का नुकसान होता है या उनका फिनिश प्रोडक्ट का नुकसान होता है। तो उन्होंने भी काफी हद तक इस पे नियंत्रण कर दिया है। एक प्रदूषण और हम आजकल बड़े पैमाने पर देखते हैं, इसको प्लास्टिक प्रदूषण की संज्ञा दी जा रही है। तो प्रकृति में ऑटोमेटिक इसका निपटान नहीं होता है और काफ़ी लंबे समय तक रहता है, भूमि को बंजर अलग करता है। तो किस प्रकार से एक जन भागीदारी करके इसको हम कम कर सकते हैं? देखिए, प्लास्टिक में बनाने में प्रदूषण कुछ नहीं होता, उसके उपयोग करने में प्रदूषण नहीं होता। जी जी। हाँ, उसका डिस्पोजल जो है वो निश्चित रूप से हमारे पर्यावरण को काफी नुकसान पहुंचाता है। जी। तो जो खासकर जो पतली या सिंगल यूज पॉलीथीन बैग जो हवा में उड़ के इधर उधर जा सकते हैं और सिंगल यूज एक बार से अधिक में उपयोग में भी नहीं आते हैं, तो ऐसे जो पॉलीथीन बैग हैं उसकी वजह से हमारे जो सबसे पहला इम्पैक्ट ये होता है कि हमारे नदियों में जाते हैं और नालों में पहुंच के जो है ये वहाँ पे जो जलीय जीवन है, जो जलीय चाहे वो जीव हों, जंतु हों या माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो रहते हैं, उनको हानि पहुंचाता है और धीरे धीरे उस जल की जो स्वयं कहना चाहिए जो सेल्फ प्यूरिफिकेशन मैकेनिज्म है उस पर असर डालता है, जिससे कि जल की क्वालिटी खराब होती है। दूसरी चीज ये है कि ये सालों साल जो है गलता नहीं है, ना इस पर कोई कीटाणु असर करते हैं, तो ये यूं ही जमीन में पड़े पड़े जमीन की उर्वरकता पे भी फर्क पड़ता है। नाले जो है अपनी यहाँ छोटी सीवेज लाइन है, तो उनमें ये जम जाता है, तो चोकिंग की प्रॉब्लम करता है, जिससे फ्लडेड जो सड़कें हैं वो उनमें पानी भर जाता है, फ्लडिंग बाढ़ का रूप ले लेती है। जी, यानी कि एक बड़े पैमाने पर पर्यावरण प्रदूषित हो चुका है या कहीं पर्यावरण में बहुत विकृति आ चुकी है या उसका बहुत बड़े पैमाने पर नुकसान हो चुका है। अब जैसे कि इस वर्ष का जो सूत्रवाक्य है कि पारिस्थितिक तंत्र की बहाली, तो बहाली करने के लिए सरकार अपने स्तर पर प्रयास कर रही है। सरकार की बहुत सारी एजेंसियां जैसे कि आपका प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है, ये सतत रूप से कार्य कर रहे हैं। अब आपसे जानना चाहेंगे कि अगर जनता अगर इसमें कुछ भूमिका अपनी अदा करना चाहे, समाज इसमें कोई भूमिका अदा करना चाहे या जो एनजीओ वगैरह जो इसमें अपनी कुछ भूमिका अदा करना चाहें, तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे? मैं इससे सभी जो एनजीओ हैं या इस क्षेत्र में जागरूक हैं जो, उनसे मैं यही निवेदन करूंगा कि वो अपने जहाँ पे जैसे सब्जी मंडियां हैं जी जी और फल बाजार है, फूल बाजार है, जहाँ पे इनका अत्यधिक उपयोग होता है पॉलीथीन का, तो वहाँ पे इसके उपयोग को जो है वो सरकार तो बैन लगा चुकी है, लेकिन इसका उपयोग बंद करना हमारे ही काम है। अब कई लोगों ने मेरे से बोला कि इसके बनने पे रोक लग जाए तो उपयोग होगा ही नहीं, और मैं ये कहता हूँ कि जब आप उपयोग ही नहीं करोगे तो बनाने वाला बेचेगा किसको? जी, टॉप टू बॉटम भी हो सकता है, बॉटम टू टॉप भी हो सकता है अप्रोच। लेकिन वो क्या होता है सर कि वो जो पन्नी अगर घातक है तो उसको उस घातक वस्तु को लेके हम अपने घर पहुंच रहे हैं ना सर। जी जी जी। हमें अपने पे कंट्रोल करेंगे कि हम अगर किसी चीज को जो अगर जहर है हम जहर खरीद के घर लाएंगे क्या? जी नहीं लाएंगे। तो मेरा सिर्फ इतना निवेदन है कि इस तरह की जागरूकता यदि सभी मिलकर एक दूसरे को दें तो, क्योंकि हर चीज का इलाज केवल दंडा या कोई सजा या कोई पेनल्टी ही नहीं। कितने नियम बनेंगे, कितने कानून बनेंगे, कितना
अल्टीमेटली हमें अपने लिए ही कानून बनाना पड़ रहा है। ये सबसे ज्यादा शर्म की बात हो रही है ना, कि हम खुद हैं और हम अपने लिए कानून बना रहे हैं खुद ही बैठ के। तो इससे बेहतर ये, जब हमें सब चीजें मालूम पड़ चुकी हैं, जी वैज्ञानिक तौर पे हर चीज सिद्ध हो चुकी है कि कौन सी चीज घातक है, कौन सी चीज पर्यावरण के लिए ठीक है, तो जी हमें आज की तारीख में अब हमें उसको पालन करना जरूरी है। और मैं हर चीज की सजा हो, ये मैं इसको मैं गलत मानता जी हूँ अगर शुरू से। आत्म अनुशासन, अगर स्व अनुशासन या आत्म संयम से अगर कोई रास्ता निकलता है तो ये उत्तम रास्ता हो सकता है। आगे और चर्चा करना चाहेंगे आपसे कि कृषि क्षेत्र से होने वाली प्रदूषण की समस्या के विषय में क्या कहना चाहेंगे आप? जो उन्नत और हाइब्रिड बीज जो हैं, जो बिना किसी सर्टिफिकेशन के भी उपलब्ध हैं बाजार में, जी जी और हमारे किसान भोले हैं, वो उनको सिर्फ ये समझ में आता है कि इससे हमारी यील्ड बढ़ जाएगी, हमें ज्यादा मिलेगा, लेकिन साल 2 साल बाद वो उनकी मिट्टी की उर्वरकता को कम कर देते हैं। जी और ये जो है हमारी जो इकोसिस्टम है उस पर बहुत ज्यादा गंभीर इसके प्रभाव होते हैं। एक तो इस पर ध्यान देने की आवश्यक है। जी दूसरा की जो बाजार में रसायन युक्त उर्वरक और कीटनाशक आ गए हैं, जी जी हालांकि देखिए इसके लिए भी एक एजेंसी है, सरकारी एजेंसी भी है, उनके अप्रूवल के बाद ही बाजार में उपलब्ध होते हैं। लेकिन मैंने कई जगह देखा, जो छोटी जगह है जहाँ पे पहुंच सरकार की पहुंच भी नहीं हो पाती है, वहां पर कई जगह इस तरह के घातक रसायन उपयोग में लाए जा रहे हैं, जो तुरंत में तो बड़े अच्छे लगते हैं कि अरे बड़ा जल्दी से हमारी ग्रोथ बहुत हाई हो गई। जी इसमें हार्मोन्स भी हैं, जिससे सब्जी बहुत जल्दी बढ़ती है, फल बहुत जल्दी पक जाते हैं, बढ़ जाते हैं, जी और उपलब्ध होते हैं। आज 12 महीने हर सब्जी हर फल उपलब्ध है बाजार में। जी जी उसका कारण यही है कि बहुत सारे रसायनों का उपयोग आज हम कृषि के क्षेत्र में करने लगे हैं। जी जी और एक चीज और बात मैं बताऊं आपको, जी खेत को जल्दी तैयार करने के लिए जी जो नरवाई जलाते जलाई जाती है, हैं। वो केवल इसलिए जलाते हैं कि खेत जल्दी तैयार हो जी जाए जी अगली जी फसल के लिए। जी लेकिन उसको जलाते समय हम बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो सॉइल में रहते हैं, जो सॉइल को नर्चर करते हैं, जो सॉइल में लगातार कुछ ना कुछ योग तत्व का निर्माण करते रहते हैं, उनको भी जला देते हैं। जी अब वो जलने के बाद हम उसमें अलग से रसायन डाल के उस चीज को तैयार कर लेते हैं और अगली फसल में जल्दी लेते हैं। जी लेकिन ये बहुत लंबे समय की बात, ये चल नहीं पाएगा, क्योंकि धीरे धीरे मैं ये भी देख रहा हूँ, आप भी जानते होंगे, सबको मालूम है, जी बहुत सारे भूमि जो है, खेती हर भूमि जो है जी वो अब बंजर हो रही है, तो उसका लैंड यूज बदल रहे हैं। वहाँ पे अब उसको या तो कमर्शियल बना देते हैं या कुछ और उपयोग में लेने लगते हैं। लेकिन अल्टीमेटली हमारे पास खेती की जमीन फिर नहीं बचेगी, जी तो खाद्यान्न कहाँ से होगा। जी तो एक मेरा ये संदेश हमारे कृषि क्षेत्र के जो वैज्ञानिक हैं, कृषक हैं, उनके लिए कि इस पे कार्य करना बहुत जरूरी है। और ये जो रसायन है इन खेतों से बहकर प्राकृतिक जल स्रोत को भी खराब कर रहे हैं। जी और वही जल स्रोत जो है वही हमारे लिए एक बड़ा इम्पोर्टेंट रिसोर्स है। तो एक तरह से अगर हम इसको एक सिस्टमेटिक ढंग से लें खेती को, जी तो हम बहुत सारे जो पर्यावरणीय प्रभाव हैं, जी जी दुष्प्रभाव हैं, उनको हम रोक सकते हैं। जी जी तो अविनाश जी, करेरा जी, आज की इस चर्चा के अंत में आप हमारे जन श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? आम पब्लिक से यह है कि अपनी लाइफ स्टाइल में हम जो है उसमें मूलभूत बदलाव लाना हमारे लिए बहुत अत्यधिक आवश्यक है। जी और खासकर जो घरों में इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट बहुत सारे आ गए हैं, हम दाढ़ी बनाने की मशीन हम्म से लेके और अ, शक्कर घोलने की मशीन भी आ गई है अब जी जी घरों में, तो उसका उपयोग पे थोड़ा सा हमें अब पीछे हटना चाहिए, वापस अपने ओरिजिनल जो हमारे फोर फादर्स और जो हमारे पूर्वज करते थे उनमें आए हैं। जी और घर से चलते समय हम थैला बच लेके चले, ताकि हम ये पॉलीथीन जैसे गैस को घर लाने से बचा जा सके। बहुत धन्यवाद। आपने पर्यावरण से जुड़ी तमाम समस्याओं और प्रदूषण से बड़ी जुड़ी समस्याओं और उनके होने वाले हानियों और सभी के बारे में विस्तार से बताया। अविनाश करेजा जी, जी, हमसे टेलीफोन लाइन पर जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, धन्यवाद।